Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of power plant engineering, that is method to improve thermal efficiency of gas turbine. तो गैस टरबाइन की अगर एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है, हमें आउटपुट ज़्यादा अगर चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसकी थर्मल एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब कितना हमें आउटपुट मिल रहा है और हम कितना इनपुट डाल रहे हैं, तो उसके वजह उससे हमें मिलता है कि एफिशिएंसी कितना हमें मिल रही है। सो आउटपुट मतलब वर्क आउटपुट, कितना आउटपुट दिया गया है, कितना आउटपुट मिला है, और हीट सप्लाइड मतलब हम लोग ने कितना हीट उसको सप्लाई किया है। ओके, सो इसमें डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी अपॉन क्यू एस। डब्ल्यू टी मतलब क्या कि वर्क डेवलप्ड बाई टरबाइन। तो हम लोग जो टरबाइन में जो वर्क हमें मिलता है, जो भी वह आउटपुट हमें मिलता है, वो उसमें से माइनस करेंगे डब्ल्यू सी मतलब वर्क कंज्यूम्ड इन कंप्रेशन। मतलब क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा कि जो टरबाइन में से जो आउटपुट निकल रहा था, वो हम लोग कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज़ कर, ज़्यादातर उसका पार्ट कंप्रेसर को वर्क करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो वो जो वर्क है वो भी हमारा इनपुट ही हो गया। मीन्स क्या कि वो जो वर्क आउटपुट टोटल निकला है जो टरबाइन में से, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो कंप्रेसर को हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं ताकि कंप्रेसर रन हो सके। और क्यू एस अपॉन क्यू एस मीन्स टोटल इनपुट कितना था अपना, ठीक है, अपना पूरा इनपुट कितना था, हीट कितना ट्रांसफ़र उसमें, उतना उसमें इनपुट कितना दिया हम लोग ने, ठीक है। From the above formula, it can be easily observed that the thermal efficiency of gas turbine can increase or improve by reducing work consumed in compressor WC by internal intercooling arrangement। तो अगर आपको गैस टरबाइन का थर्मल एफिशिएंसी इम्प्रूव करना है तो वो तीन चीज़ों से होगा। इसको तीन तीन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, दैट इज़ इंटरकूलिंग अरेंजमेंट, इंक्रीज द वर्क डेवलप्ड बाय टरबाइन बाय रीहीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, इंटरकूलिंग अरेंजमेंट, और एक अपना रीजनरेशन मेथड। तो ये क्या क्या होते हैं इसको मैं आपको आपके एक इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है अपना गैस टरबाइन पावर प्लांट विथ इंटरकूलिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, पहले आपको ये पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि 0.1 जो एटमॉस्फेरिक एयर इन हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 2 मतलब कंप्रेसर से बाहर निकल रहा है वो 0.2 हो गया, 0.3 मतलब जो इंटरकूलर से बाहर निकला वो 0.3 हो गया, 0.4 मतलब जो कंप्रेसर 2 में से बाहर निकल रहा है वो 0.4 हो गया, 0.5 मतलब कंबशन चेंबर से बाहर निकल रहा है 0.5 हो गया, और 0.6 मतलब टरबाइन में से जो बाहर निकल रहा है 0.6 हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा है डेट इज़ 0.1 एटमॉस्फेरिक एयर एंटरिंग द लो प्रेशर कंप्रेसर C1। तो पहले कंप्रेसर में एटमॉस्फेरिक एयर एंटर कर रहा है, तो उसका हम लोग 0.1। 0.2 क्या है, कंप्रेस्ड एयर लिविंग एंड एंटरिंग द इंटरकूलर, मतलब कंप्रेसर में से जो एयर कंप्रेस्ड होकर बाहर निकलेगा और इंटरकूलर में एंटर करेगा, तो उसके बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे 0.2। 0.3 किसको बोलेंगे, जो इंटरकूलर और कूलिंग एयर लिविंग द इंटरकूलर एंड एंटरिंग हाई प्रेशर कंप्रेसर 2। तो सेकेंड कंप्रेसर जो है उसमें एंटर करने से पहले, और जो कूल जो इंटरकूलर में जो कूल्ड एयर बाहर इंटरकूलर के बाद जो एयर बाहर निकलेगा उसके बीच का जो पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे 0.3। तो ऐसे मैंने आपको यहाँ पे बताया जो 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 क्या क्या है वो यहाँ पे सिमिलरली दिए गए हैं। तो हम लोग चलते हैं अब इसके वर्किंग पे। तो ये कैसे वर्क करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इससे पहले रन करने के लिए मोटर का सहायता लेना पड़ता है कि मोटर पहले रन करेगा कंप्रेसर को। तो कंप्रेसर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर इन मतलब सक कर लेगा, वहाँ से एटमॉस्फेयर ले लेगा, और
उसमें जो कंप्रेसर की मदद से एयर क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट विल बी कंप्रेस्ड, और फिर वो जाएगा इंटरकूलर में, जहाँ पे इंटरकूलर में क्या होगा कि वो जो अपना जो जो अब कंप्रेसर में क्या हुआ, उसका जो जहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर था, तो कंप्रेस्ड होने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ गया। तो अब हमें उसका टेम्परेचर कम करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे इंटरकूलर के थ्रू उसे पास करते हैं, ताकि क्या हो जाए, उसका इंटरकूलर में क्या होता है, वो अपना जो हीट है वो वहाँ पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, जैसे कोल्ड वाटर का सप्लाई दिया जाता है, तो कोल्ड वाटर को वो जो एयर है वो अपना हीट कोल्ड वाटर को सप्लाई कर देता है, और खुद क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब ये जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जो कंप्रेस्ड एयर है वो अब जाएगा कंप्रेसर 2 में, तो वहाँ पे उसका प्रेशर और बढ़ेगा और टेम्परेचर भी फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले कंप्रेसर 1 में था। वो कंप्रेसर 1 में निकलने के बाद जो था वही टेम्परेचर उसका फिर से वही हो जाएगा। अब जब हम वापस उसे कंबशन चैम्बर में भेजेंगे, तो कंबशन चैम्बर में क्या होगा, वहाँ पे फ्यूल जैसे ही भेजेंगे वहाँ पे फ्यूल का सप्लाई होगा और फिर वहाँ पे कंबशन प्रोड्यूस होगा। तो कंबशन की वजह से हमें हॉट गैसेस मिलेंगे। हॉट गैसेस जो उसके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो कंबस्ट होगा और फिर उससे हमें हाई आउटपुट मिलेगा, डैट इज़ हमें हॉट गैसेस मिलेंगे। और फिर वो हॉट गैसेस जो है वो नोज़ल के थ्रू क्या होते हैं, टरबाइन में टरबाइन के ब्लेड्स को स्ट्राइक करते हैं। फिर उसके वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, फिर टरबाइन के ब्लेड्स मूव करते हैं तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हमें जो आउटपुट शाफ्ट ऑफ द टरबाइन जहाँ पे लिखा है, तो वहाँ से वो शाफ्ट रोटेट होने लगेगा और उसके वजह से कपलिंग रोटेट होगा, कपलिंग की वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, अब ये जो एग्जॉस्ट यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैस है वो ये क्या है, ओपन साइकिल है इसमें, इसलिए जो वो एग्जॉस्ट गैस है उसको बाहर निकल दिया जाता है। सो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंपल वे में है। और यहाँ पे देखिए TS डायग्राम है, दैट इज़ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए 1 से सेकेंड, पहले 1 से 2 जो प्रोसेस है उसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है। ओके, फिर जब 2 से 3 जो प्रोसेस है, तो 2 से 3 में उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि इंटरकूलर में हमने भेज दिया है, तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ उसका एंट्रोपी भी क्या होगा, कम होगा। फिर उसका जब सेकंड कंप्रेसर में भेजेंगे फिर उसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, और प्रेशर भी ऊपर की तरफ, एंट्रोपी भी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो ऊपर भेजेंगे, मतलब 3 to 4 में स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। 4 to 2 में 4 से लेके 5 तक आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कंबशन चैम्बर जो है वो हो रहा है। जैसे 4 से लेके 5 तक जो आप देख रहे हैं, तो 4 से लेके 5 में क्या होता है कि आपका जो कंबशन चैम्बर में वो कंबस्ट होगा, जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा उसके वजह से क्या होगा, कंबस्ट होगा। तो 4 और 5 में क्या होगा कि उसका जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। 5 to 6 में वो एक्सपांड होगा, इसके वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो इस तरीके से TS डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारे यहाँ पे वर्ड्स में लिखे हुए हैं, आप इसे एक बार ज़रा रीड आउट कीजिए, यू विल गेट इट। ओके, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है प्रोसेस का, प्रोसेस क्या क्या है वो यहाँ पे ये टेबल है उसका। ओके, और ये जो टेबल था, ये जो टेबल था वो टेबल ये डायग्राम के ऊपर है, ये डायग्राम के रिलेटेड है। और ये जो TS डायग्राम है, ये जो टेबल है ये TS डायग्राम के रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा गैस टरबाइन प्लांट विथ रीहीटिंग। ओके, गैस टरबाइन प्लांट विथ रीहीटिंग। तो इसमें क्या होता है ये भी एकदम मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। ये जो आप देखिए ये भी .1 .2 लिखा हुआ है, तो पहले आपको पॉइंट बता देता हूँ। देखिए .1 यहाँ पे दिया गया है एटमॉस्फेरिक एयर इन, तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर एयर कंप्रेसर में जा रहा है तो उससे पहले जो वो पॉइंट जो होता है उसे हम कहते हैं .1। .2 किसको कहेंगे, कंप्रेस्ड एयर जो है वो कंबशन चैम्बर से जाने से पहले जो पॉइंट आता है उसे हम .2 कहेंगे। .3 मतलब कंबशन चैम्बर से जो बाहर निकल रहा है और जो टरबाइन की ओर बढ़ रहा है तो उसे हम करेंगे .3।
0.4 हम ना जो टरबाइन, पहला जो टरबाइन है उसमें से निकल के जो रीहीटर में जा रहा है उसको बोलेंगे 0.4। 0.5 बोलेंगे जो रीहीटर से निकल के टरबाइन 2 में जा रहा है उसे हम कहेंगे 0.5। और 0.6 है हमारा एग्जॉस्ट गैस आउट। ओके, सो आपको समझ में आ गया। सो अभी मैं आपको एकदम इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या है और कैसे रहता है, ठीक है। तो TS डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, डेट इज़ हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे TS डायग्राम भी है और यहाँ पे दोनों साथ में गैस टर्बाइन पावर रीहीटिंग। तो पहले एटमॉस्फेरिक एयर से जो कंप्रेसर में जाएगा वहाँ, जहाँ पे उसका टेम्परेचर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, देखिए उसके 1 और 2 लिखा है, उसके बीच में कंप्रेसर लिखा है। मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी बढ़ रहा है, यानी एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज, एंड एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट इज़ 1 से लेके 2 तक, यहाँ पे TS डायग्राम में 1 से लेके 2 तक जो है वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो रहा है और एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। अब जब वहाँ से वो कंबशन चैम्बर में जाएगा तो वहाँ पे कंबशन चैम्बर में उसका जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ओके, सो एंट्रोपी बढ़ने के कारण क्या होगा कि उसका जो 2 और 3 का जो कर्व है वो थोड़ा सा, देखिए ऐसा कर्व कैसा किस तरह जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ऐसा एक स्लांट एक बना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों ही बढ़ गए हैं। अब जब कंबशन चैम्बर से जब वो बाहर निकलेगा, पहले टरबाइन में जाएगा। पहले टरबाइन में जाने के बाद क्या होगा कि वो उसका जो आउटपुट है, मतलब जो टरबाइन में टरबाइन ब्लेड्स को लगने के बाद क्या होगा कि उसके जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मतलब बाय मीन्स ऑफ जनरेटर, या फिर उसमें से वो आउटपुट हमें मिलेगा। तो जो आउटपुट मिला है वो हम लोग कंप्रेसर को, जो फर्स्ट कंप्रेसर है उसको रन करने में, जितने भी हमें जो आउटपुट मिला है वो हम कंप्रेसर को रन करने में लगा देंगे, ताकि क्या होगा, हमारा जो मोटर है वो हमें स्टार्ट करना नहीं होगा, मोटर के थ्रू हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग टरबाइन के थ्रू स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, टरबाइन में एक्सपांड होता है। तो टरबाइन में एक्सपांड होने के कारण क्या होगा, एंट्रोपी जो है वो घट जाएगी, सॉरी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जो अब जो हॉट गैसेस जो निकला है, हॉट गैसेस जो बचा है वो हम रीहीटर में सेंड करेंगे। टरबाइन 1 के बाद हम भेजेंगे रीहीटर में, ताकि वो वहाँ पे रीहीट हो जाए। तो वहाँ पे क्या होगा, रीहीट होने के बाद वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा और प्लस एंट्रोपी भी उसकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए 4 से 5 कर्व देखिए ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। नेक्स्ट, अब रीहीटर से जो निकल के जो टरबाइन 2 में जाएगा, तो टरबाइन 2 में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेंगे, मतलब वो हम पूरा का पूरा यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ओके, सो इसमें क्या होगा, एक्सपांड होने की वजह से एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है और उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ओके, और जब उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैस है उसे हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ओके, सो ये पूरा एक बहुत ही ईजी सा है। जैसे उसमें जो था, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या नाम था इसका, ओके, गैस टरबाइन पावर प्लांट विद इंटरकूलर। तो इंटरकूलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंप्रेसर था, और रीहीटिंग में रीहीटर अगर लगा रहे तो वहाँ पे 2 टरबाइन लगाना पड़ा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो 1 to 2 प्रोसेस जो भी है ये TS डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको लिखना रहेगा एग्ज़ाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस टरबाइन प्लांट विथ रीजनरेटर। अब रीजनरेटर में क्या होता है, ठीक है, जैसे इंटरकूलिंग में तो 2 कंप्रेसर था, रीहीटिंग में तो 2 टरबाइंस थे। अब रीजनरेटर मतलब हमें जो डिफाइंस द मेथड ऑफ प्री हीटिंग द कंप्रेस्ड एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर बिफोर इट एंटर्स इनटू द कंबशन चैम्बर। तो कंप्रेसर में से जो कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल रहे हैं उससे हमें रीजनरेट मतलब रीहीट करना होगा कंबशन चैम्बर में जाने से पहले। क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया गया है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं डायग्राम पे आऊँगा। सो यहाँ पे सब लिखा है, सेम चीज़ें ही लिखी है, खाली थोड़े बहुत चेंजेस है इसमें। तो डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए, मोटर के थ्रू हम लोग कंप्रेसर को रन करेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर इन होगा। अब यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर हो जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ जाएंगे।
अब उसे जब हम रीजनरेटर में भेजेंगे तो रीजनरेटर में क्या होगा, वहाँ पे जो वो हीट एब्जॉर्ब और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब टेम्परेचर बढ़ाने का और प्रेशर क्या है उसका कांस्टेंट ही है, क्योंकि रीजनरेटर में प्रेशर बढ़ेगा नहीं, खाली टेम्परेचर ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने का कारण ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, वो जब कंबशन चैम्बर में जाए तो फ्यूल के साथ रिएक्ट करे और जो कंबस्ट होके जो हमें हॉट गैसेस है, हॉट फ्लू गैसेस, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो उसे रीजनरेट करें। फिर रीजनरेटर में उसे हम प्री हीट करेंगे, मतलब और ज़्यादा गर्म करेंगे, और फिर कंबशन चैम्बर में उसे भेज देंगे। कंबशन चैम्बर में जब वो कंबस्ट होकर हॉट गैसेस बन के जब वो बाहर आएंगे तब वो टरबाइन की ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेंगे। एट दैट पॉइंट वहाँ पे जो शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट है, वो रोटेट होगा और उसके वजह से हम वो कनेक्ट होगा जनरेटर से, और जनरेटर में हमें जनरेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि जो रीजनरेटर में हम उसे हीट कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो आपने एक लाइन देख रहे हो टरबाइन के ऊपर, जो 5th लाइन से निकली है और रीजनरेटर के थ्रू आगे जा रही है एटमॉस्फेयर को, तो रीजनरेटर वो जो टरबाइन है, तो टरबाइन का जो एक हॉट गैसेस होगा ना, तो वो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो टेम्परेचर को हम यूज़ कर सकते हैं, पहले एटमॉस्फेयर में भेजने से पहले हम उसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो कंप्रेस्ड एयर से जो कंप्रेस्ड एयर जो बाहर निकल रहा है उसे हम प्री हीट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारा क्या एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो ये था बहुत ही इजी सा 3 चीज़ें जिससे हम अपना थर्मल एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हैं, किसी भी गैस टरबाइन पावर प्लांट का हम वहाँ बढ़ा सकते हैं। और इसका कुछ टीएस डायग्राम भी कुछ इसी तरह है। 1 से 2 देखिए, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट है, और फिर 2 से 3 देखिए, इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी बढ़ रहा है। याद रखिएगा कि जब भी ये इसमें हीट प्रोवाइड किया जाएगा तब इसका एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों ही बढ़ेगा। फिर 3 to 4 क्या होगा, कंबशन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ेगा। फिर 4 to 5 में क्या होगा, जब ये टरबाइन में क्या है, एक्सपांड हो रहा है, तो टरबाइन में एक्सपांड होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर लो होने के कारण क्या होगा, इसका लाइन जो है वो नीचे जाएगा और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब जो 5 से 6 जो लाइन है, इसमें एंट्रोपी भी कम हो रही है, टेम्परेचर भी कम हो रही है, बिकॉज इसमें से हीट भी बाहर निकल रही है, और जो हमारा जो ये क्या हो रहा है, ये अपना हीट दे रहा है और ये खुद तो कूल भी हो जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और एंट्रोपी भी कम हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। सो आप इसे एक बार रीड कीजिए, बहुत ही ईजी है, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने होंगे, प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं और जो टीएस डायग्राम में से जो पॉइंट्स हैं वो आपको रीड करने होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।